प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम बाल कृष्ण शर्मा नवीन की लिखी हुई कविता विप्लव गायन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, किसी भी कविता को पढ़ने और समझने के लिए ये आवश्यक होता है कि हमें इस कविता के रचयिता यानी इसके लेखक की पृष्ठभूमि के बारे में पता हो। हमें इस कविता के लेखन से संबंधित देश और काल के बारे में भी ज्ञान होना जरूरी होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि लेखक ने किन परिस्थितियों और किन मन स्थितियों में कविता की रचना की है। यह जान लेने के पश्चात हम कविता के वास्तविक भावों को समझ पाते हैं और कवि के उद्देश्य को भी प्रभावी रूप से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कविता अर्थात विप्लव गायन कविता के लेखक श्री बाल कृष्ण शर्मा नवीन के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म भारत में उस समय हुआ था जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी का दंश झेल रहा था। आपका जन्म मध्य प्रदेश के शुजालपुर जिला शाहजहांपुर के समीप एक गांव बयाना में 1897 में हुआ था। मिडिल तक की पढ़ाई उन्होंने अपने गृह जनपद में ही की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो उज्जैन आ गए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में आ गए। यहीं से नवीन जी की जेल यात्राओं का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जो देश की आज़ादी तक निरंतर चलता रहा। असहयोग आंदोलन के बाद नमक सत्याग्रह, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह और अंत में 1942 का ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार कुल 6 जेल यात्राओं में जिंदगी के 9 साल नवीन जी ने जेल में बिताए। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं इन्हीं जेल यात्राओं के दौरान रची गईं। नवीन जी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया है। आपने ब्रज भाषा के प्रभाव से युक्त खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की। आपको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नवीन जी के व्यक्तित्व के 2 पक्ष थे। एक तो वो कवि हृदय थे, दूसरे उनके दिल में स्वतंत्रता का जज्बा हिलोने ले रहा था। यही कारण रहा कि उनकी कविताओं में विद्रोह के स्वर दिखाई देते हैं। वो जानते थे कि एक नया समाज बनाने के लिए ये आवश्यक है कि समाज में व्याप्त पुरातन व्यवस्था और रूढ़िवादी परंपराओं को जड़ से खत्म करना होगा, तभी समाज का नव निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने अपने काव्य को सामाजिक क्रांति का आधार बनाया। अब जिस कविता का अध्ययन हम करने वाले हैं, उस कविता का उद्देश्य भी सामाजिक कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त होकर एक नए समाज के विनिर्माण का संदेश देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कविता और देखते हैं कि इस कविता में कवि ने किस प्रकार और कौन सा संदेश देने का प्रयास किया है। कविता का शीर्षक है विप्लव गायन। सर्वप्रथम हम कविता के शीर्षक की बात करते हैं और ये जानते हैं कि शीर्षक का क्या अर्थ है। बच्चों, विप्लव शब्द का अर्थ होता है विद्रोह तथा गायन का अर्थ होता है गीत या कविता। इस प्रकार कविता के शीर्षक का अर्थ हुआ विद्रोह का गीत, यानी एक ऐसा गीत जो समाज को कुरीतियों, रूढ़िवादिता
और जड़ता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये विद्रोह परतंत्रता के खिलाफ भी हो सकता है और स्वयं अपने ही समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों के विरुद्ध भी हो सकता है। तो चलिए कविता प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि कवि इस कविता में हमें क्या संदेश दे रहा है। प्रथम छंद। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सबसे पहले इस छंद में जो कठिन शब्द आए हैं उनको समझ लेते हैं ताकि इन पंक्तियों का जो भावार्थ है उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाए। यहाँ एक शब्द आया है तान, जिसका अर्थ है गीत, संगीत या कविता। हिलोर का अर्थ है लहर, समुद्र में उठने वाली वही लहर जो तट से टकराकर तट के सारे कचरे को तहस नहस कर देती है। और उथल पुथल का अर्थ है सब उलट पलट कर देना, अर्थात जो वर्तमान में चल रहा है उसे परिवर्तित कर देना। चलिए अब देखते हैं कि इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि खुद से आह्वान कर रहा है कि ए कवि, अब तुम ऐसी कोई कविता, कोई गीत या रागिनी सुनाओ कि जिससे समाज में उथल पुथल मच जाए, अर्थात लोगों के दिलों में क्रांति और बदलाव की ऐसी ज्वाला जागृत हो जाए कि वर्तमान व्यवस्था जिसमें अनेक दोष हैं, ये व्यवस्था समाप्त हो जाए और इसके स्थान पर एक नई व्यवस्था स्थापित हो सके। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कवि कह रहा है कि तुम्हारा गीत सुनकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मन में परिवर्तन की उमंग जाग उठे और समाज को बदल डालने की उमंगें, समाज को तब्दील करने की इच्छाएं और ख्वाहिशें अधिकाधिक लोगों के मन में जागृत हो जाएं, अर्थात पूरे देश में परिवर्तन की एक लहर दौड़ पड़े। अर्थात कवि कह रहा है कि एक ऐसा गीत गाया जाए कि जिसको सुनकर सभी लोगों के मन में नव क्रांति की लहर उत्पन्न हो जाए। दूसरा छंद देखते हैं। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी हैं मिज़राबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। सबसे पहले ये जान लें कि मिज़राब किसे कहते हैं। मिज़राब एक छोटा सा उपकरण होता है जो वीणा या गिटार बजाने के काम आता है। अंग्रेजी में इसे पिक या प्लेक्ट्रम भी कहते हैं। अगर मिज़राब टूट जाए तो फिर वीणा नहीं बजाई जा सकती। तो चलिए छंद का अर्थ समझते हैं। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। कवि कह रहा है कि अब सावधान हो जाओ और जान लो कि वो समय चला गया है जब मेरी वीणा से मधुर गीतों का सृजन होता था। अब इन परिस्थितियों में जबकि समाज और देश विपरीत हालात से गुजर रहे हैं, तो मेरी वीणा में भी विद्रोह की चिंगारियों ने बसेरा कर लिया है। अब इनसे मधुर गीतों की जगह क्रांतिकारी और ओजपूर्ण स्वर प्रस्फुटित हो रहे हैं। टूटी हैं मिज़राबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। कवि कहता है कि वो मिज़राबें जिनसे मैं वीणा बजाता था और मधुर गीतों की रचना करता था, अब टूट गई हैं, और वो उंगलियां जिनके द्वारा मैं वीणा के तारों को झंकृत करके रसिकों का मन बहलाया करता था, वो भी ऐंठ चुकी हैं। अब तो इस वीणा से और इन उंगलियों से सिर्फ और सिर्फ विद्रोह और नव चेतना के आह्वान की चिंगारियां ही निकलेंगी। तीसरा छंद देखते हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, हत्तल में अब शुद्ध युद्ध होता है। इस छंद के कठिन शब्दों को समझ लें।
सबसे पहले ये समझें कि कवि के महानाश का मारक गीत से क्या तात्पर्य है। महानाश का मारक गीत यानी ऐसा गीत कि जिसको अगर गाया जाए तो महाविनाश प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात इस गीत को सुनकर लोगों के मन में सामाजिक चेतना जागृत हो जाएगी और पुरानी सड़ी गली मान्यताओं, रूढ़ियों और परतंत्रता के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो जाएगा। फिर वो इस व्यवस्था का विनाश कर डालेंगे। ये बात सदैव ध्यान में रखी जानी चाहिए कि विध्वंस और विनाश के बाद ही नवनिर्माण होता है। इसके अलावा एक नया शब्द और है हत्तल यानी कि हृदय। एक और शब्द है शुद्ध जिसका अर्थ है नाराज और क्रोधित। तो आइए छंद का अर्थ समझते हैं। कवि कह रहा है कि मेरे भीतर क्रोध और असंतोष की अग्नि धधक रही है, जिसके कारण मेरे हृदय में जो महानाश का एक मारक गीत है अर्थात एक क्रांतिकारी गीत है, वो गीत बाहर आना चाहता है, लेकिन अभी मेरा कंठ रुका हुआ है जिसने उस गीत को बाहर आने से रोक रखा है। अगर ये गीत मेरे कंठ से बाहर आ गया तो यकीन जानो कि सब तरफ आग लग जाएगी, यानी हर तरफ विद्रोह की आग भड़क उठेगी। इसलिए मुझसे गीत सुनाने का आग्रह न किया जाए तो बेहतर होगा। चौथा छंद देखते हैं। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की कुद्ध तान है निकली मेरे अंतर तर से। इस छंद में भी कुछ कठिन शब्द हैं, चलिए इन पर चर्चा कर लेते हैं। पहले दो शब्द हैं झाड़ और झंखाड़। झाड़ और झंखाड़ उन बेकार कंटीली झाड़ियों को कहते हैं जो किसी काम की नहीं होती हैं, और अगर ये खेत या खलियान में उग आएं तो इन्हें काटना पड़ता है या जला दिया जाता है, अन्यथा ये परेशान करती हैं। कवि ने असामाजिक तत्वों की तरफ इशारा करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। अर्थात झाड़ झंखाड़ से उसका तात्पर्य असामाजिक तत्वों से है। दूसरा शब्द है दग्ध जिसका अर्थ है जलना। इसी प्रकार ज्वलंत शब्द है जिसका अर्थ है जलता हुआ, चमकदार और दैदीप्यमान। रुद्ध का अर्थ है अवरुद्ध यानी रुका हुआ, और अंतरतर यानी अंतरात्मा। चलिए अब छंद पुनः पढ़ते हैं। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं यानी झाड़ियां और झाड़ और झंखाड़ जो हैं ये जल रहे हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। कवि कह रहा है कि मेरे इस महाविनाश गायन के केवल स्वर मात्र से ही ये झाड़ और झंखाड़ रूपी असामाजिक तत्व और विरोधी जल उठे हैं तथा उनका विनाश प्रारंभ हो चुका है। हालांकि अभी तक तो ये महाविनाश का गीत मैंने गाया भी नहीं है। अभी तो सिर्फ इस गले में रुके हुए गीत की मात्र एक तान ही मैंने छेड़ी है। अब तुम सोचो कि अगर मैंने पूरा गीत गा दिया तो क्या होगा। पांचवा छंद देखिए कि कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आइए सबसे पहले कुछ शब्दों का अर्थ जान लें। कालकूट का अर्थ होता है विष या जहर, और फणी का अर्थ होता है सांप। अतः कालकूट फणी का अर्थ है जहरीला सांप। कालकूट फणी से कवि का आशय समाज कंटकों से है, जैसा झाड़ झंखाड़ से था। जिस तरह सांप का विष घातक होता है, उसी तरह समाज में मौजूद ये असामाजिक तत्व हमारे लिए विष की भांति घातक होते हैं। यहाँ एक शब्द और आया है मणि, अर्थात एक ऐसा काल्पनिक रत्न जो सांप के माथे अर्थात उसके फन पर सुशोभित रहता है। इस मणि से कवि का आशय समाज और देश के उस बौद्धिक वर्ग से है जो सदैव ही समाज का मार्ग प्रशस्त करता है तथा समय पड़ने पर समाज को सही दिशा प्रदान करता है। आइए छंद का अर्थ समझते हैं। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि।
कवि कह रहा है कि मेरे इस महाविनाश स्मारक गीत और इस ज्वलंत गीत के स्वर और इसकी ध्वनियां पूरे देश में गूंज रही। प्रकृति का प्रत्येक कण और प्रत्येक व्यक्ति इसी तान को गा रहा है। यहाँ तक कि जहरीले नाग के माथे पर सुशोभित चिंतामणि भी यही गीत गुनगुना रही है। अतः अब परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। अर्थात मेरा ये संदेश सभी तक पहुंच चुका है। अब क्रांति और विद्रोह की आग सबके दिलों में जल चुकी है। मेरे इस गीत में इतनी उत्तेजना है कि संसार का हर प्राणी इसमें प्रवाहित हो गया है। अब पुरातन रूढ़िवादी व्यवस्था को समाप्त होने और एक नई प्रगतिशील व्यवस्था के आगमन को कोई नहीं रोक सकता। छठा छंद देखते हैं कि आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। आइए पहले कठिन शब्द पर बात करते हैं। पहला शब्द है राज, जिसका अर्थ है रहस्य। ये उर्दू जबान का लफ्ज या शब्द है। भ्रू का अर्थ है भौहें और विलास का अर्थ है हाव भाव। चलिए तो छंद का अर्थ देखते हैं। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। यहाँ आप गौर कीजिए कि कवि ने भ्रू विलास शब्द काम में लिया है। भ्रू विलास अर्थात भौहों के हाव भाव। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? आपने भौहें टेढ़ी कर लेना मुहावरा तो जरूर सुना होगा। इसका क्या अर्थ है? बिल्कुल सही पहचाना, गुस्सा करना। अतः इससे क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि क्रोध या गुस्से की हालत में हमारी भौहें तन जाती हैं, या यूं कहें कि तिरछी हो जाती हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी की भौहों को तना हुआ देखकर हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति गुस्से की हालत में है। कवि ने भी यही अनुभव किया है। और अंतिम वाक्य भी समझ लें। पोषक सूत्र अर्थात पोषण करने वाले सूत्र, पालन पोषण करने वाले तत्व। महानाश को पालने और उसका पोषण करने वाले तत्वों को कवि ने पोषक सूत्र कहा है। अब छंद का अर्थ समझते हैं। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। कवि कह रहा है कि आज मैंने ये देख लिया है और यह जान लिया है कि अब परिवर्तन की क्रांति को कोई रोक नहीं सकता है। मैंने इस राज को पा लिया। ये तथ्य अब मुझ पर उद्घाटित हो चुका है। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ, यानी लोगों की तनी हुई भौहें और उनकी आंखों में विद्रोह की धधकती हुई ज्वाला इस राज से पर्दा उठा रही है। ये रहस्योद्घाटन कर रही है कि अब क्रांति का बिगुल बज चुका है और इस क्रांति को रोकना अब मुमकिन नहीं है। इस विध्वंस को रोकना अब संभव नहीं है और क्रांति के बाद आने वाली नई सुबह को रोकना अब आसान नहीं है। कविता का सारांश। बच्चों, कवि बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने अपनी इस कविता में लोगों से सामाजिक बुराइयों और पाखंडों की जंजीरें तोड़कर प्रगति के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान किया है। वो कहते हैं कि अब तुम शांति के गीत गाना छोड़ो और क्रांति की तान सुनाओ, ताकि बुराइयों और बुरे लोगों में हलचल मच जाए। और अगर तुम प्रयास करोगे तो अवश्य ही तुम्हें सफलता हासिल होगी और एक नए समाज का निर्माण संभव होगा। एक ऐसा समाज जो पुरातन समाज से कहीं बेहतर होगा।